नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। अब तक हम बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत जो प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत हम भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना इत्यादि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अगले शासक गियासुद्दीन बलबन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व योग्य शासक था। लेकिन विद्यार्थियों, बलबन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रज़िया सुल्तान और बलबन के बीच में कौन कौन से शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। रज़िया ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। रज़िया के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा। बहराम शाह ने केवल 1240 से लेकर 42 यानी कि 2 वर्ष ही शासन किया। बाद में उसे बंदी बना लिया और उसे कुछ दिनों के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। चूंकि उस समय जो मुख्य अमीर होते थे वही सुल्तान निर्माता होते थे, सम्राट निर्माता वही लोग थे, तो उन्होंने बहराम शाह को गद्दी से हटा दिया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया गया। मसूद शाह ने 1242 से लेकर 1246 तक शासन किया। बाद में उसे भी कारागार में डाल दिया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मसूद शाह के बाद 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान घोषित किया गया। नासिरुद्दीन महमूद ने 1246 से लेकर 1266 तक शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का ये मानना है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो शासन सत्ता थी वो उसके प्रधानमंत्री बलबन के हाथ में थी। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बलबन के प्रारंभिक जीवन की। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इलबारी जाति का तुर्क था। उसकी जन्म तिथि के बारे में स्पष्ट पता नहीं है। बलबन का पिता उच्च श्रेणी का सरदार था। बाल्यावस्था में ही बलबन को मंगोलों ने पकड़कर बगदाद के बाजार में दास के रूप में बेच दिया था, लेकिन उसका भाग्य है वो उसे भारत लेकर आया। सुल्तान इल्तुतमिश ने उस पर दया करके उसको मोल ले लिया। अपनी स्वामी भक्ति और सेवा भाव के फलस्वरूप बलबन निरंतर उन्नति करता गया, यहाँ तक कि इल्तुतमिश ने उसे दल चालीसा में शामिल कर लिया। रज़िया के शासनकाल में उसकी नियुक्ति अमीर शिकार के पद पर की गई। बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी तथा हांसी के क्षेत्र प्रदान किए, साथ ही अमीर याकुर का पद दिया। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के अंतर्गत बलबन ने क्या क्या कार्य किए। मार्च 1253 ईस्वी से फरवरी 1254 ईस्वी का जो समय था, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा 1246 से 66 तक का जो शासन संचालन था वो बलबन ने ही किया था। इस अवधि में उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु उसने अपने साहस, कूटनीति और सैनिक प्रतिभा के द्वारा न केवल समस्याओं को हल किया, अपितु दिल्ली सल्तनत की आधारशिला को सुदृढ़ किया। 1245 ईस्वी में मंगोलों से लोहा लेकर उसने अपने सामरिक गुण का प्रमाण दिया। अगले वर्ष जब नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा तो उसने बलबन को अपना मुख्यमंत्री या अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। लंबे समय तक उसने इस उत्तरदायित्व को निभाया। हालांकि इस अवधि में उसके सामने बहुत सी समस्याएं भी आई तथा एक अवसर पर उसे अपमानित भी होना पड़ा, परंतु उसने न तो साहस छोड़ा और न ही दृढ़ संकल्प। वह निरंतर उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर हुआ। उसने मंगोल आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की। उसके समय में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु तक मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया। 1249 में हलागू ने अपनी तरफ से एक सद्भावना दल दिल्ली भेजा, जिसका शानदार स्वागत किया गया। कुल मिलाकर मंगोलों के उत्पात कम हो गए। यद्यपि पश्चिमी पंजाब पर उनका अधिकार बना रहा, परंतु बलबन ने उन्हें भड़काने की कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा
बलबन ने 1246 ईस्वी में दोआब के हिंदू जमींदारों की उद्दंडता का दमन किया। तत्पश्चात उसने कालिंजर व कड़ा के प्रदेशों पर अधिकार जमाया। 1249 ईस्वी में सुल्तान ने बलबन को नायब ए मुमालिकात के पद पर नियुक्त किया और उसे उल्लुक खां की उपाधि से सुशोभित किया। इसी वर्ष बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। इससे बलबन की जो प्रतिष्ठा थी वो और भी अधिक बढ़ गई। बलबन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने संबंधियों तथा विश्वस्त अनुयायियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। 1252 में उसने ग्वालियर, चंदेरी और मालवा पर अभियान किया। बलबन की बढ़ती हुई शक्ति से अन्य महत्वाकांक्षी सरदारों में असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने संयुक्त रूप से बलबन के विरुद्ध सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। ऐसे लोगों में इमामुद्दीन रिहान, किशलू खां, कुतलू खां इत्यादि शामिल थे। इस सबका नेता इमामुद्दीन रिहान था। अतः परिणाम स्वरूप 1253 में बलबन को नायब के पद से हटा दिया और उसके स्थान पर इमामुद्दीन रिहान को नियुक्त कर दिया। बलबन को अपनी हांसी की जागीर में चले जाने के लिए कहा गया, परंतु बलबन के जाने के बाद शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी। इसे देखकर सुल्तान ने 1254 में उसे पुनः उसके पद पर बहाल कर दिया। दोबारा कार्यभार संभालने के बाद बलबन ने उद्दंड अमीरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1255 में उसने सुल्तान के सौतेले पिता कुतलू खां के विद्रोह को दबाया। 1257 में मंगोलों के आक्रमण को रोका और 1249 में क्षेत्र के बागियों का नाश किया। 1265 ईस्वी के अंत में सुल्तान अचानक बीमार पड़ गया और 18 फरवरी 1266 को उनकी मृत्यु हो गई। इज़ामी, इब्न बतूता, फरिश्ता आदि इतिहासकारों ने सुल्तान की मृत्यु का आरोप बलबन पर लगाया है। उनका मानना है कि बलबन स्वयं सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए उनकी हत्या कर दी। प्रोफेसर निज़ामी के मतानुसार भी बलबन दोषी था, परंतु अन्य विद्वान बलबन को निर्दोष मानते हैं। उनका मानना है कि सुल्तान की मृत्यु बीमार होने के कारण हुई थी। वुलजले हैक, हबीबुल्ला आदि भी इस कथन की पुष्टि करते हैं। चूँकि नासिरुद्दीन की मृत्यु के समय सुल्तान इल्तुतमिश का कोई वंशज जीवित नहीं था और ऐसा भी कहा जाता है कि मरने से पूर्व नासिरुद्दीन अपने ससुर बलबन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गया था, अतः बलबन द्वारा किसी भी प्रकार के षड्यंत्र का प्रश्न ही नहीं उठता था। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने पूर्ण स्वामी भक्ति के साथ सल्तनत की सेवा की थी, उसे सुदृढ़ बनाया था और सेना को भी सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित किया था। शासन तंत्र पर उसका पूरा अधिकार और नियंत्रण था और उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अतः सुल्तान की मृत्यु के बाद 1266 में बलबन निर्विरोध सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं बलबन के एक शासक के रूप में। बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सुल्तान के रूप में उसने जिस बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता तथा नैतिकता का परिचय दिया, इतिहासकारों ने उसकी पूरी प्रशंसा की है। हालांकि जब बलबन गद्दी पर बैठा तो सल्तनत की राह उसके लिए आसान नहीं थी। उसके सामने बहुत सी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या थी सल्तनत का लड़खड़ाता हुआ आर्थिक ढांचा, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बार बार होने वाले विद्रोहों तथा सुल्तानों के पतन से राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, अतः उसे सुदृढ़ करना था। दूसरी समस्या थी चालीसा गुट की शक्ति का अंत करना, क्योंकि यह गुट बहुत शक्तिशाली हो चुका था और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तानों को बनाने बिगाड़ने में इस दल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बलबन खुद भी इस दल का एक सदस्य व नेता रह चुका था, अतः वह इस दल की शक्ति व महत्वाकांक्षा से परिचित था। तीसरी समस्या मेवातियों व दोआब के राजपूतों की लूटमार को रोकना था, क्योंकि उनकी गतिविधियों से चारों तरफ आतंक व्याप्त हो गया था। चौथी समस्या राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि में राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की थी। सल्तनत की सुरक्षा के लिए राजपूतों की आक्रमणकारी शक्ति को नष्ट करना आवश्यक हो गया था। इसके अलावा पांचवी और एक गंभीर समस्या थी मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा करना।
इसके अलावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या थी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद निर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में तुर्की अमीरों ने सुल्तान पद को केवल नाम मात्र बना दिया था। वह केवल उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। अतः उनको सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करना व उसे सुदृढ़ बनाने का कार्य बलबन को करना था। इसके अलावा शासन व्यवस्था को संगठित करना, शांति व्यवस्था का वातावरण बनाए रखना भी जरूरी था। अतः इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बलबन ने एक सुदृढ़ नीति अपनाई व अपने उद्देश्य में सफल रहा। हालांकि शासक बनने के समय बलबन के सामने अनेक समस्याएं थी, परंतु बलबन ने इन सभी समस्याओं का दृढ़ता से सामना किया और उसने कठोर रक्त व लौ की नीति का पालन किया। केंद्रीय शासन सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए उसने शासन के समस्त अधिकार सीधे अपने अधिकार में ले लिए, क्योंकि उसका मानना था कि जो सुल्तान अपने कार्यों को दूसरे के जिम्मे कर देता है उसका शासन शीघ्र ही अव्यवस्थित हो जाता है। उसने प्रांतीय सूबेदारों पर भी कठोर नियंत्रण रखा और शाही आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की। इसके अलावा बलबन ने सेना का पुनर्गठन किया। बलबन बहुत ही अनुभवी शासक था और वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि शासन की सुदृढ़ता के लिए एक शक्तिशाली सेना का होना आवश्यक है। इस कारण उसने सेना को सुदृढ़ किया। साथ ही उसने आरिज ए मुमालिक पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। बलबन ने उसे अपने मंत्रिमंडल का एक सदस्य बना दिया और इस पद पर उसने इमादुल मुल्क जैसे योग्य व निष्ठावान सरदार को नियुक्त किया। इमादुल मुल्क ने अपने कठोर परिश्रम से सेना को अनुशासित व शक्तिशाली बना दिया। बलबन के आदेशानुसार अब सभी सैनिकों का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाने लगा। सैनिकों की संख्या में भारी वृद्धि की गई और उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि घोड़ों को दागने की प्रथा भी बलबन ने ही शुरू की थी। बलबन एक न्यायप्रिय शासक था। सुल्तान पद की गरिमा को स्थापित करने के लिए उसने एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और कठोर दंड विधान को अपनाया। उसकी न्यायप्रियता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक, जो कि सल्तनत का एक प्रमुख अमीर था, ने अपने नौकर को मरवा दिया था। जब नौकर की विधवा ने बलबन से फरियाद की और जांच पड़ताल के बाद मलिक बकबक को अपराधी पाया गया, तो बलबन ने आदेश दिया कि मलिक बकबक को विधवा के सामने कोड़ों से पीट पीट कर मार दिया जाए। इतना ही नहीं, उसने उन गुप्तचरों को भी प्राणदंड की सजा दी जिनके जिम्मे इस घटना की सूचना सुल्तान तक पहुंचाना था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बलबन ने एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था अपनाई थी। न्याय प्रदान करने में वह ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता था। इसके अलावा बलबन ने एक सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था का भी निर्माण किया। बलबन ने इस तरफ विशेष ध्यान दिया। उसने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में सभी बातों की सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए। बुगरा खां, जो कि बलबन का पुत्र था, उसके आचरण पर भी कड़ी निगाह रखी जाती थी और जो गुप्तचर सही जानकारी नहीं देते थे उन्हें प्राणदंड दिया जाता था। बलबन ने गुप्तचरों पर भी गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जिससे गुप्तचर आतंकित होकर विद्रोही अमीरों के साथ सांठगांठ करने का साहस न कर सके। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं बलबन की मंगोल नीति की। परीक्षा में कई बार बलबन की मंगोल नीति के बारे में पूछा जाता है। इल्तुतमिश के समय से ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण होते आ रहे थे और बलबन के समय भी उनके आक्रमणों का खतरा बना हुआ था। तो मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बलबन ने कुछ निश्चित कदम उठाए। सबसे पहले जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे उन पर नए दुर्ग बनवाए और शक्तिशाली सैनिक चौकियां कायम की। बठिंडा, सिरसा, हबोर, बटनेर आदि दुर्गों का निर्माण इसलिए करवाया गया। सीमांत सुरक्षा का दायित्व बलबन ने अपने योग्य व विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा। प्रारंभ में यह काम उसने अपने भाई चचेरे भाई शेर खां को सौंपा। उसकी शूरवीरता से मंगोलों में आतंक पैदा हो गया।
1270 के बाद उसने यह दायित्व अपने दोनों पुत्रों मोहम्मद खां तथा बुगरा खां को सौंपा। सीमा प्रांत के पुराने दुर्गों की मरम्मत करा वहां भी योग्य सैनिकों को रखा गया। मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को भी त्याग दिया। बलबन के इस प्रयासों के फलस्वरूप कुछ वर्षों तक सीमांत क्षेत्र में शांति बनी रही, परंतु 1279 में मंगोलों के पुनः आक्रमण शुरू हो गए। इस बार वे इतनी बुरी तरह परास्त हुए कि अगले 5 साल तक उन्होंने आक्रमण करने का साहस नहीं किया। 1285 में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया तो युवराज मोहम्मद खान ने उन्हें परास्त करके खदेड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु से बलबन को गहरा सदमा पहुंचा, परंतु उसने सीमांत प्रदेश की सुरक्षा में कमी नहीं आने दी और मृत युवराज के पुत्र खुसरो को उसके पिता के स्थान पर नियुक्त किया। तो विद्यार्थियों, ये थी बलबन की मंगोल नीति। इसके अलावा उसने मेवात, दोआब व कटिहार के विद्रोहियों को आतंकित किया। जब बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तब बलबन ने स्वयं वहां पहुंचकर निर्दयता से इस विद्रोह का दमन किया। साम्राज्य विस्तार करने की उसकी नीति नहीं थी, उसके विपरीत उसका अडिग विश्वास साम्राज्य के संगठन में था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने उमरा वर्ग को अपने नियंत्रण में रखा और सुल्तान के पद व प्रतिष्ठा को बढ़ाया। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत की। परीक्षा की दृष्टि से भी बलबन का राजत्व सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। ताज की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बलबन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसका सिद्धांत बहुत ही सरल था। उसका विश्वास था कि सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान रहती है और हजरत साहब के बाद सुल्तान का पद ही सर्वोपरि है। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप एवं सार फारसी राजत्व के सिद्धांत पर आधारित था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी और उसने अपने विचारों की विस्तार से विवेचना की थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा में उसने स्वयं को अफरेशियाब वंश से संबंधित बताया। उसने अपने राजत्व में उच्च कुल व निम्न कुल के व्यक्तियों में अंतर स्थापित करने को महत्व दिया। इसके अलावा बलबन ने राजत्व को देवीय संस्था मानते हुए कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा व शक्ति अल्लाह के द्वारा प्राप्त होती है, अतः साधारण जनता व सरदारों को सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा बलबन के राजत्व के अनुसार सुल्तान का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है, अतः एक अनुग्रही सुल्तान को सदा अल्लाह के संरक्षण के क्षेत्र में रहना चाहिए। बलबन के राजत्व के अनुसार सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसने अपने पुत्र बुगरा खान से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, किंतु बलबन का यह भी कहना था कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्यों के प्रति सदा सजग रहे। बलबन ने भव्य दरबार, दिखावटी मान मर्यादा व सुल्तान की प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए आवश्यक माना। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन ने अपने आचार विचार में भी व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन किए। सुल्तान बनने के बाद उसने अपने व्यवहार को गंभीर व एकाकी बना लिया। उसने जनसाधारण से मिलना बंद कर दिया। राज दरबार में केवल उसका वजीर ही उससे बात कर सकता था। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए उसने दरबार में सजदा व पैबोस जैसी गैर इस्लामी परंपराओं की शुरुआत की। सिजदा में घुटने पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाया जाता है और पैबोस में लेटकर सुल्तान के चरण चूमे जाते हैं।
उसने उच्च वेतन प्राप्त करने वाले तथा भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त किया, जो नंगी तलवारें लेकर उसके सिंहासन के चारों तरफ खड़े रहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन प्रथम शासक था जिसने अपने राजत्व के सिद्धांत की विस्तार से विवेचना की। कुल मिलाकर उसके राजत्व सिद्धांत का सार इस प्रकार था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान के अधिकार असीमित है और ताज को गौरवमय होना चाहिए। सुल्तान को हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर रक्त व लौ की नीति भी अपनानी चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहन देना चाहिए। सुल्तान को निष्पक्ष न्याय प्रदान करने वाला होना चाहिए। उसे काफिरों का उन्मूलन करना चाहिए और धर्म का प्रसार करना चाहिए। इसके अलावा राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। सुल्तान के स्वयं का जो चरित्र है वो शुद्ध होना चाहिए और उसे सदैव जनता के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके अलावा उच्च वंश के लोग हैं, केवल उन्हें ही प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना चाहिए। बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज़ मनाना प्रारंभ करवाया था। बलबन का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसको देखते ही लोग संज्ञाहीन हो जाते थे। उसका भय भी बहुत व्यापक था। बलबन के दरबारी फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं बलबन की मृत्यु कैसे हुई। 1285 में बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई। बलबन मोहम्मद खां को अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था और उसने उसे अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था, परंतु उसकी अकाल मृत्यु ने बलबन को मृतप्राय बना दिया। बरनी बताता है कि सुल्तान दरबार में बैठकर राजकाज करता था और दिखावे के तौर पर शोक को भुला देता था, परंतु रात्रि के समय वह फूट फूट कर रोया करता था और अपने वस्त्र फाड़ देता था। बलबन का रोग बढ़ता गया और उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को बंगाल से अपने पास बुला लिया, परंतु कुछ दिनों बाद बुगरा खां पिता से पूछे बिना ही लखनौती लौट गया। बलबन ने मृत्यु के पूर्व दिल्ली के कोतवाल और वजीर को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु के बाद शहजादा मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को सिंहासन पर बैठाया जाए। 1287 ईस्वी के मध्य महान सुल्तान बलबन की मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, बलबन एक सफल और महान सुल्तान था और वह एक साधारण दास की स्थिति से उन्नति करते करते सुल्तान के पद तक पहुंचा था। उसमें योग्यता, प्रतिभा, कूटनीतिक दक्षता और नेतृत्व क्षमता की कोई कमी नहीं थी। हालांकि बलबन योग्य व महान था, परंतु फिर भी उसमें कुछ कमियां थीं, जैसे कि वह धर्मांध था और अपनी बहुसंख्यक प्रजा के प्रति उसका व्यवहार असहिष्णुतापूर्ण था। इसके अलावा उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। उसमें नई चीज़ों का आविष्कार करने की क्षमता नहीं थी। प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार उसका सबसे बड़ा दोष था कि उसने भारतीय मुसलमानों के प्रभाव को राजनीति और शासन में स्वीकार नहीं किया था। हालांकि बलबन में बहुत सी कमियां थी, लेकिन फिर भी उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उसे इल्बरी शासकों में सर्वश्रेष्ठ होने का श्रेय दिया जा सकता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत जो छिन्न भिन्न होने की स्थिति में आ गई थी, बलबन ने उसे पुनः सुदृढ़ बनाया। बलबन एक उच्च कोटि का व असाधारण शासक था। उसने रक्त और लौ की नीति के माध्यम से न केवल सल्तनत को विघटन से बचाया, अपितु उसको सुदृढ़ भी बनाया। इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि बलबन, जिसने घोर संकट में स्थिति में पड़े हुए शिशु मुस्लिम साम्राज्य को सुरक्षित रखा और नष्ट होने से बचाया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सदैव उच्च स्थान पाता रहेगा। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने बलबन और उसकी प्रशासनिक योग्यताओं, उपलब्धियों इत्यादि के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको इस टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।